Hello everyone, welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. Aryas Maurya. Guys, we are going to have current phrases today, and there are 7 current phrases I have written. I go one by one. आपको पढ़ देते हैं. After all, on the contrary, on the contrary and to the contrary, ये एक ही बात है, एक ही है. In time, now and then, या every now and then, once for all, at home in, and by virtue of, by virtue of, by virtue of. तो एक एक करके हम देखेंगे इसको. फ्रेजेस पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में बहुत मज़ा आता है. अब जैसे अच्छे से इसको समझिए. हिंदी में तो आप समझ लोगे, यहाँ वो अर्थ दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे हिंदी में पढ़ लेते हैं और उसके अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं. तो फ्रेजेस को यूज़ करने के पहले उसके मीनिंग को यू हैव टू नो फ्रॉम ऑल द साइड्स. उसके मीनिंग को आप अच्छे से समझिए, वो किस तरह से उसकी मीनिंग है और वो कैसा उसको बिहेव किया जाए. तो मीनिंग समझिए. आफ्टर ऑल मतलब होता है सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद. इसका क्या मतलब हुआ? सब कुछ का what has been happened till now. After what has been happened, जो कुछ भी हो गया उसके बावजूद. आफ्टर ऑल मतलब कि जो कुछ भी हो गया उसके बावजूद. तो इसको अंग्रेजी में हम ऐसे कह सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड आर being said, in spite of all that has been happened or being said. जो कुछ हो गया है उसके बावजूद भी. तो अब क्या क्या है? जैसे मान लीजिए इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया और आपका एक भाई है वो इलेक्शन में खड़ा है और आप जो है वो उसके विरोध में थे, लेकिन आपको समझ आई और वो आपके पास आया और कहा कि देखिए भाई गलती जो हो गई है और उसको आप माफ़ कर दीजिए, आइए हम लोग फिर से जो है एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं और हमको सपोर्ट कीजिए. तो आपको भी समझ में आया कि भले ही वो मेरा दुश्मन रहा हो, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज़ माई ब्रदर, आई शुड हेल्प हिम. After all, he is my brother and I should have helped him. Yeah, I should go and help him. Yeah, I should extend my help. So, after all, he was my brother. Yeah, he is my brother. Although he has done a lot of mistakes and he was unfriendly and he cheated me and he contradicted me. But in spite of all these things, after all, he is my brother. नहीं, तो इस सेंस में करना चाहिए. जैसे हम ये कहें कि आफ्टर ऑल व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू डू नॉट विन, इफ़ यू डू नॉट विन. हाँ हाँ. तो हम मैच खेलते हैं तो लोग मैच में क्या समझ लेते हैं? प्रैक्टिस समझ लेते हैं कि खेल हार गए तो हमारी बदनामी हो गई और हम नाक कटवा लिए, ये सब गलत चीज़ है. यू ट्राई योर लेवल बेस्ट. आपने कोशिश किया और इसके बावजूद भी आप असफल रहे. जीतेगा तो एक ही, 2 टीम तो जीत नहीं सकती. जब इफ़ देयर इज़ गेम तो आइदर ऑफ द पार्टी विल विन. तो आप हार गए तो उसको आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए. आपको ऐसे करना चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू डू नॉट विन द गेम. क्या हुआ? हम हार गए,
फिर ट्राई करेंगे, फिर जीतेंगे। तो आफ्टर ऑल देयर इज़ नो प्रॉब्लम, जो कुछ हो गया हो गया। आफ्टर ऑल द मैटर वॉज सेटल्ड, मामला ख़त्म हो गया। आफ्टर ऑल ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, या ही इज़ माई कज़िन, वाई शुड आई गो अगेंस्ट हिम? आफ्टर ऑल ही इज़ माई कज़िन, वाई शुड आई गो against him? After all, she is my mother. After all, she is my mother. I have to accept her every word. Her word for me is a law. मार दिया, पीट दिया, आफ्टर ऑल शी इज़ माई मदर। तो आफ्टर ऑल यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, समझ में आ गया? हाँ, सब कुछ आफ्टर ऑल मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी हमने उसको हेल्प किया। ऑन द कंट्री और टू द कंट्री एक ही चीज़ है। ऑन द कंट्री और टू द कंट्री एक ही चीज़ है। और जैसे ही इज़ वेरी रूड एंड रफ। On the contrary, his younger brother is very gentle and generous. He is very rude and rough. On the contrary, his younger brother is very gentle and generous. जबकि वो उसका भाई बहुत रफ है, टफ है, उसका छोटा भाई उसका उल्टा है। ऑन द कंट्री मतलब होता है उल्टा है, उल्टा है। और टू द कंट्री मतलब यही होता है। टू द कंट्री मतलब विरोध में। आई सेड नथिंग टू द कंट्री ऑफ हिज स्टेटमेंट। आई सेड नथिंग टू द कंट्री ऑफ, मैंने उनके केस के आगे से कोई शब्द नहीं है। टू द कंट्री, टू द कंट्री मतलब कि बिल्कुल उल्टा। टू द कंट्री जैसे आई हैव नथिंग टू से टू द कंट्री, जैसे आई हैव नथिंग टू से टू द कंट्री। माई एल्डर ब्रदर हैज़ ऑलरेडी स्पोकन, माई एल्डर ब्रदर हैज़ ऑलरेडी क्लैरिफाइज हिज स्टैंड। So I have nothing to say against him. I have nothing to say to the contrary. उनके विरोध हम कुछ कहना नहीं है। Means I agree whatever he has said. तो उनके contrary, contrary मतलब विरोध, इसका मतलब होता है विरोध में। इसका मतलब दोनों का मतलब होता है विरोध में। विरोध। इन टाइम, इन टाइम छोटा सा फ्रेज है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है हमको। जैसे आई रीच इन टाइम, मैं समय से पहुंच गया था। आई रीच इन टाइम मतलब होता है मैं समय से पहुंच गया था। हेल्प वॉज गिवन इन टाइम, द हेल्प वॉज गिवन इन टाइम। इन टाइम का ये मतलब होता है, देखिए ऐसे समझिए कि अगर उसको जो है हेल्प नहीं दिया जाता तो उसका नुकसान हो सकता था। और वो हो सकता था कि सोच रहा है कि हमको कोई हेल्प करे, लेकिन वो उसके पहले सोचे, उसके पहले उसको दे दिया गया। पहले नहीं बल्कि जब उसकी ज़रूरत थी तब उसको हेल्प मिल गया। ही वॉज गिवन हेल्प इन टाइम। नहीं, जैसे आई केम इन टाइम, यू रीच द स्टेशन इन टाइम। इफ़ यू रीच स्टेशन इन टाइम मतलब क्या होता है कि यू हैव सफिशिएंट टाइम, आपके पास काफ़ी समय है। आप जो है अपना मुंह पोंछ लें, कुछ चाय पी लें, और फिर इसके बाद जो है टिकट का अगर लेना है तो टिकट ले लें, फिर प्लेटफार्म पर 2 मिनट बैठे, तब ट्रेन आएगी। तो यू रीच इन टाइम। इन टाइम मतलब होता है समय के अंदर, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। इन टाइम, और ऑन टाइम मतलब समय पर, मतलब पहुंच गए लेकिन आपके पास समय नहीं था। एट ए टाइम, इन टाइम बहुत अच्छा फ्रेज है। इन टाइम, एवरीथिंग यू शुड डू इन टाइम।
समय रहते ही, हाँ इसको इसको ऐसे करते हैं, समय रहते ही, सही सही इसका है समय रहते ही। देखिए जब आपको फ्रेज का सही मीनिंग पता चल जाएगा तो समझिए आपको आ गया। इन टाइम मतलब समय रहते हैं। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल इन टाइम, तो आराम से गए वहाँ, 5 मिनट दोस्तों से बात भी किया, देखता इधर उधर घूमा भी, और फिर परीक्षा हॉल में बैठे। तो इन टाइम मतलब समय रहते ही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, ये दोनों है, दोनों एक ही है। जैसे कि इन द कंट्री, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, ऑकेजनली, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन एंड एवरी नाउ एंड देन। तो कभी कभी होता है कहीं किसी अवसर पर जो है कोई जो है आपको परेशान करता है। नाउ एंड देन ही यूज्ड टू ग्रम्बल, कभी कभी माय फादर इज ऑल राइट, समटाइम्स, जैसे कि नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, ऑकेजनली, हर समय नहीं, लेकिन कभी जब दिमाग खराब हुआ तब जो है ही यूज्ड टू ग्रम्बल, बड़बड़ाने लगते हैं। ही यूज्ड टू शाउट, वो शाउट करने लगते हैं। तो माय फादर यूज्ड टू शाउट एंड ग्रम्बल नाउ एंड देन ही यूज्ड टू, कभी कभी, ऑकेजनली, नाउ एंड देन ही यूज्ड टू कम विथ ए package of gift. Now and then, sometimes, now and then कभी कभी, every now and then का मतलब अक्सर, every now and then का मतलब होता है अक्सर, वो भी occasionally है। तो every now and then he used to complain, every now and then he used to complain, every, तो कुछ समय के बाद वो आकर के शिकायत करने लगता है कि हमारा ये जो है हमको मार दिया, हमको गाली दे दिया। तो एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन मतलब काफ़ी समय पर आकर के शिकायत करता है। एवरी नाउ एंड देन ही यूज्ड टू कंप्लेन अगेंस्ट हिज ब्रदर, या कुछ भी हो सकता। तो एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है सदैव के लिए, वंस फॉर ऑल। वंस फॉर, दिस मीन्स दैट ए थिंग इज डन वंस एंड विल नेवर बी रिपीटेड। आई टेल यू वंस फॉर ऑल दैट दिस नॉइज मस्ट सीज। I tell once for all that stop talking. I said once for all stop talking. अंतिम बार कह रहा हूँ कि एकदम बात करना बंद करो, ऐसे सेंसिटिव होता है। The phrases mean the same thing and denote the same something, that something is repeated, that it should not be repeated again. इसमें ये अर्थ होता है कि वो चीज़ अगेन, I have told you this several times already. No, ये this is another thing. This means that once for all मतलब होता है कि चीज़ को एक बार कह दिया फिर हम नहीं कहेंगे। चीज़ को एक बार हम कह दिए, अब इसके बाद हम उसको दोहराने वाले नहीं। आई टेल यू वंस फॉर ऑल दैट दिस नॉइज मस्ट बी सीज। हम एक बार कह दिए कि ये जो आवाज़ है बंद होनी चाहिए, दूसरी बार नहीं आएंगे, दूसरी बार आएंगे तो
डंडा लेकर के आएंगे, पीटेंगे, ऐसे कहते, ऐसे लोग धमकाते हैं। आई टेल यू वंस फॉर ऑल दैट दिस नॉइस मस्ट बी, दे सेटल द मैटर वंस फॉर ऑल एंड द क्वेश्चन वॉज नॉट रिपीटेड। एनी मैटर इज देयर, कोई मैटर है, इट इज सेटल्ड वंस फॉर ऑल। बहुत दिन से मैटर चला आ रहा था, नाउ इट इज सेटल्ड वंस फॉर ऑल, सदैव के लिए वो, ये तो इस सदैव के लिए, वंस फॉर ऑल मतलब क्या, नॉट रिपीटेड, सदैव के लिए, इसको आप लिख लीजिए, सदैव के लिए, ये दोहराया नहीं जाएगा। जैसे द मैटर वॉज गोइंग ऑन, this and this, this and this, disputes were there, but the disputes were settled down once for all, ये सदैव के लिए हो गया। एट होम इन, एट होम इन बहुत अच्छा है, इसका मतलब होता है निपुण होना। जैसे यू आर एट होम इन संस्कृत, यू आर एट होम इन संस्कृत। आई एम एट होम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में निपुण हैं, संस्कृत में निपुण हैं। आई एम एट होम इन इंग्लिश, इंग्लिश में निपुण हैं। तो ऐसे एट होम इन का मतलब होता है कि दक्ष होना, दक्ष या निपुण होना, दक्ष कहें या निपुण कहें, निपुण होना। तो ये भी बहुत अच्छा था। बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू आपका मतलब होता है आप अपनी वजह से, बाय वर्च्यू आपका मतलब होता है कि आप अपने वजह से, इसका अंग्रेजी में होगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ मतलब अपनी ताकत पर, अपनी ताकत पर, अपने गुण पर, अपने क्वालिटी पर अगर कोई काम होता है तो बाई वर्च्यू ऑफ। जैसे यू गॉट लॉट ऑफ वोट्स बाई वर्च्यू ऑफ योर ओन, अपने कारण, अपने गुणों के कारण, तो बाई वर्च्यू ऑफ ओन। जैसे यू कुड सक्सीड, जैसे ही गॉट द सक्सेस बाई वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के वजह से। तो ये की वजह से ही आप समझ सकते हैं, ये की वजह से, वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ। तो बाय वर्च्यू ऑफ मतलब अपनी क्वालिटी की वजह से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से आप कोई चीज़ करते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ। तो बाय वर्च्यू ऑफ को ऐसे लिख सकते हैं, ही इज इंटाइटल्ड टू इट बाई वर्च्यू ऑफ हिज प्रीरोगेटिव। ही इज इंटाइटल्ड टू, जैसे किसी को इंटाइटल मिला है नवाब साहब का, तो वो नवाब साहब का टाइटल मिला है तो उन नवाब के लिए जो है वो डिजर्व भी करता है, उसके लिए उसमें क्वालिटी भी है, तो उसको कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ। और जैसे ऐसे कहते हैं ही क्लेम्स इट इन वर्च्यू ऑफ हिज लॉन्ग सर्विस, ही क्लेम्स इट इन वर्च्यू ऑफ हिज लॉन्ग सर्विस। जैसे अगर किसी ने पैसे का हमको हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो ही क्लेम्स इट बिकॉज ऑफ लॉन्ग सर्विस ही हैज़ डन, बाय वर्च्यू ऑफ हिज लॉन्ग सर्विस ही हैज़ डन टू द इंस्टीट्यूशन। तो अगर किसी ने 10 साल सर्विस किया और फिर कहता कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज सर्विस या हिज लॉन्ग सर्विस ही कैन क्लेम द हायर पेमेंट। तो दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये सब एक ही चीज़ है, थोड़ा अंतर है, ऐसी करके करना चाहिए। तो व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रेजेस, और जब हम फ्रेजेस को जब यूज़ करने लगते हैं अपने शब्दों में, तो वो कोलोकियल इंग्लिश लगने लगता है, दैट इंग्लिश बिकम्स डिफरेंट, और वो समझ में भी आता है और अच्छा लगता है, दैट इज़ अच्छा लगता है।
तो guys, these are the 7 phrases I just explained to you. Hope you have understood and you will practice. So that's all for today. Thank you.